जय हिंद ऑफिसर्स। क्या हाल है सबके? सब लोग बिल्कुल मजे में हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन प्लेटफॉर्म डिफेंस वाला। और थंबनेल देखते ही ये पता तो चल गया है कि इस वीडियो में हम कौन से टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारे पास अगले 3 सवा 3 महीने हैं उसमें हम स्मार्टली कैसे मैथमेटिक्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। मतलब हमारा एफर्ट भी बहुत ज्यादा ना लगे और मैथ्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर भी हो जाए। भाई इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और फिर तुम्हारे बहुत सारे डाउट सिर्फ एक वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। और ये स्ट्रेटेजी ऐसे हवे में नहीं बता रहा हूं मैं, मेरे खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, साथ के साथ मेरे बहुत सारे सक्सेसफुल स्टूडेंट्स का जो एक्सपीरियंस रहा है उसके बेसिस पे मैं इस वीडियो में बात करूंगा। आज जरा समझते हैं कि जो अगले 3 साढ़े 3 महीने रहने वाले हैं उसमें हमें करना क्या है। 3 महीने इसलिए बात कर रहा हूं मैं क्योंकि लेट्स से कि मैं मानूं कि 15 मई से लेकर के तुम्हारा अगले 15 अगस्त तक का मैं शेड्यूल लेकर के चल रहा हूं। क्यों? क्योंकि कुछ टाइम तुम्हारा इधर उधर भी जाएगा, कहीं ना कहीं तुम पढ़ाई नहीं करोगे, कुछ और काम में रह जाओगे, तो बाकी मैं ऐसी बफर डे कंसीडर कर रहा हूं। तो 3 महीने में तुम क्या कर सकते हो जिससे तुम्हारा काम बहुत आसानी से हो जाए और तुम अपना एनडीए ज्वाइन करने का जो पहला कदम है वो आसानी से ले सको। अब जरा बात करते हैं। देखो, सबसे पहले जरा हम बात करते हैं ना, इस बार जो एनडीए का पेपर हुआ था उसमें जरा देखते हैं कि कौन से यूनिट का कौन से चैप्टर का क्या वेटेज रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमारी स्ट्रेटेजी डिजाइन होगी। ठीक है? और तुम थोड़ा बहुत चीजें अपने अकॉर्डिंग मोल्ड करना चाहो तो कर भी सकते हो। समझना जरा चीज होगा। अगर वेटेज वाइज बात करें तो सेट रिलेशन फंक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके टोटल 18 सवाल दिखे थे, करीब करीब 18। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और बाइनोमियल थ्योरम के मिला के करीब 7 सवाल दिखे थे। सीक्वेंस एंड सीरीज को अलग से मान के चले तो 5 सवाल दिखे थे। अगर इन सबको हम अलजेब्रा में ही काउंट कर ले तो हम देख सकते हैं 18 7 25 25 5 30, करीब करीब 30 क्वेश्चन तुम अलजेब्रा से देख सकते हो। मैट्रिसेस डिटरमिनेंट जो एक अलग यूनिट की तरह कंसीडर किया जा सकता है उसके 10 सवाल, ट्रिग्नोमेट्री के 11 सवाल, 2D और 3D के वेक्टर अलग है, 2D और 3D के अलग से देखोगे तो 15 सवाल करीब करीब। उसके अलावा डिफरेंशियल कैलकुलस के 18 और इंटीग्रल कैलकुलस के इस बार बढ़े थे 14 सवाल करीब करीब। इंटीग्रल कैलकुलस का वेटेज इस बार बढ़ा है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि यूनिट का वेटेज फिक्स होता है, चैप्टर का फिक्स नहीं होता। तो कैलकुलस का ओवरऑल सेम रहा है बट इंटीग्रल का ज्यादा आ गया, डिफरेंशियल का कम आ गया। आगे देख रहे डिफरेंशियल इक्वेशन को अलग से काउंट करें तो 3 से 4 सवाल करीब इसके भी दिखे थे। वेक्टर के करीब 5 सवाल। स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट जो है स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, उसके करीब करीब 19 सवाल। और लास्ट में जो हमारा लॉग, बाइनरी और बाकी कुछ मिसलेनियस टाइप सवाल आया था उसके करीब करीब 3 से 4 सवाल अपने को देखने मिले थे। ये था हमारा एनडीए 1 2024 का पूरा ब्यौरा। अब इसके अकॉर्डिंग ही हमारी स्ट्रेटजी रेडी होगी कि यार कौन से चैप्टर को पहले फॉलो करें, क्या फॉलो करें, कैसे हम घर पे बैठ के प्रिपेयर करें, क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, किन चीजों का ध्यान नहीं रखना चाहिए। जरा इन पे अब इसके अकॉर्डिंग ही बात करेंगे। अब देखो, स्ट्रेटजी सबकी सेम नहीं हो सकती, ये बात समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। सबकी सेम स्ट्रेटजी नहीं हो सकती, सबका लाइफस्टाइल अलग है, सबके स्ट्रेंथ्स अलग है, सबके वीकनेसेस अलग है, तो सबकी स्ट्रेटजी भी थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है। तो मैंने बस क्या करा है ना कि दो चीजों में बाइफरकेट कर रखा है पूरे स्टूडेंट को। एक तरफ मैंने रखा है ऐसे स्टूडेंट जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड इन द सेंस जिन्होंने लास्ट पेपर दिया है बट ड्यू टू सम रीजन कुछ कमी के कारण उनका पेपर क्लियर नहीं हुआ लेकिन उन्होंने तैयारी अच्छी की थी। दूसरी साइड में मैं ऐसे स्टूडेंट्स को रख रहा हूं जो पहली बार ही भी प्रिपरेशन जर्नी में घुस ही रहे हैं, अभी एंटर कर रहे हैं, आज से पहले कभी प्रिपेयर नहीं किया, पहली बार एनडीए की तैयारी कर रहे हैं। बस इन दो पार्ट में मैं बाइफरकेट करके दो तरह की स्ट्रेटजी तुम्हें बताऊंगा। तुम इसमें अपने अकॉर्डिंग चीजें चाहो तो चेंज कर सकते हो। फिर मैं बोल रहा हूं, जरा वापस आओ। ऑलरेडी प्रिपेयर जो स्टूडेंट है, मैं मान के चल रहा हूं कि इन्होंने तैयारी ठीक ठाक करी है, अच्छी तैयारी करी है, जहां से भी करी है। ठीक है? तुम्हारे लिए क्या होना चाहिए? तुम्हारे लिए तुम्हारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए हाई वेटेज। तुम्हारे लिए मेरे भाई, क्योंकि तुम अल्टीमेटली रिवीजन कर रहे हो, तुम चीजों को पढ़ नहीं रहे हो, तुम रिवाइज कर रहे हो। तो तुम्हारे लिए क्या होना चाहिए? तुम्हारे लिए होने चाहिए हाई वेटेज टॉपिक पहले। तुम्हारे लिए होने चाहिए हाई वेटेज टॉपिक पहले। जैसे अगर हम बात करें हमारे लाइफ स्लाइड के अकॉर्डिंग, तो जो पहले प्रिपेयर्ड हैं वो किन किन टॉपिक्स को पहले कवर कर सकते हैं, वो चाहे तो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट को पहले कवर कर सकते हैं, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट को पकड़ सकते हो, तुम ट्रिग्नोमेट्री को पकड़ सकते हो, तुम पहले में जियोमेट्री को पकड़ सकते हो, जियोमेट्री का पूरा पार्ट यहां तक, वेक्टर वगैरह तक लेकर के। ठीक है? उसके बाद तुम चाहो तो स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी को पहले पकड़ सकते हो। इतनी चीजें पहले तुम खत्म कर लो। देखिए जरा कितने सवाल बन रहे हैं, 10 11 21, 21 5 26 10 36, 36 और 5 41, 41 9 50 और 10 60 सवाल, 21 21 5 26, 26 और 10 36, 36 और 5 41, 41 और 50, 50 और 10 60। इतने ही चैप्टर से तुम्हारे 60 सवाल का काम हो रहा है। देखिए, ये उनके लिए है जिन्होंने पहले से तैयारी की है। तुम सबसे पहले इन हाई वेटेज टॉपिक को रिवाइज करो। तुम्हें पढ़ना नहीं है, तुम्हें रिवाइज करना है।
जो भी नोट्स तुमने पहले के बना रखे हो उनको रिवाइज करो, इनके सवाल नए नए तरह के प्रैक्टिस करो, अलग अलग सोर्सेज से अच्छे सवाल निकालो और प्रैक्टिस करो ढंग से। ठीक है, जब इतने टॉपिक तुम्हारे कवर हो जाए उनके बाद तुम बाकी चीजों में अपना हाथ डालो। चाहे तुम्हारा कैलकुलस हो गया पूरा कवर करने का तुम्हारा मन है तो कैलकुलस को लेकर के जा सकते हो, तुम्हारा मन कर रहा है कि अलजेब्रा पहले पूरा कवर कर ले तो उनको लेकर के जा सकते हो। इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू, तुम्हारा जिसमें इंटरेस्ट है तुम पहले कर सकते हो, लेकिन पहले इन चीजों को खत्म कर लो, हाई वेटेज टॉपिक आराम से निकल जाए पहले। ठीक है, उसके बाद जरा बात करें हम इन लोगों के जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं। भाई अगर पहली बार तुम तैयारी में घुस रहे हो ना तो सबसे बड़ी चीज है कि तुम्हारा उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए। मतलब स्टार्टिंग में ही तुम हाई वेटेज के चक्कर में कोई टफ टॉपिक उठा लो जिसका वेटेज हाई है लेकिन टॉपिक बड़ा टफ है, अगर तुम उसी को सबसे पहले उठा लोगे तो क्या होगा कि तुम्हारा पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, तुम तैयारी वहीं पे तुम्हारा मन करेगा यार ड्रॉप कर देते, इतना डिफिकल्ट है मेरे बस की नहीं है। तो तुम्हारे लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए मेरे भाई, इंटरेस्ट डेवलप करो। सबसे पहला तुम्हारा काम होना चाहिए कि जरा इंटरेस्ट डेवलप करते हैं पढ़ाई में। तो इसके लिए इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए सबसे सिंपल तरीका है, पहले आसान टॉपिक को सेलेक्ट करते हैं। तो तुम्हारे लिए मेरा सजेशन रहेगा ना कि सबसे पहले अलजेब्रा को खत्म कर लो, सबसे पहले अलजेब्रा को खत्म कर लो, क्योंकि अलजेब्रा को ओवरऑल का तुम वेटेज देखोगे, पूरे अलजेब्रा यूनिट की बात कर रहा हूं मैं, तो करीब करीब 30 सवाल तो अलजेब्रा दे रहा है ना, 25 से 30 सवाल अलजेब्रा। अलजेब्रा और टफ भी नहीं काउंट होता है, अलजेब्रा सिंपल टॉपिक में काउंट होता है। अलजेब्रा जब तुम्हारा पूरा कवर हो जाएगा तो 30 सवाल तुम्हारे सीधे तैयार हो गए वहां से। ठीक है, उसके बाद मेरे भाई अपने अकॉर्डिंग टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हो। तुम्हारा मन है कि ज्योमेट्री पहले कर ले तो ज्योमेट्री पहले कर लो, वेटेज भी ठीक ठाक है और इजी टॉपिक भी, इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। तो इससे क्या होगा कि तुम्हारा इंटरेस्ट भी डेवलप होता जाएगा और वेटेज के अकॉर्डिंग तुम्हारी चीजें भी तैयार होती जाएंगी, ठीक है। तो ये तुम्हारे लिए टॉपिक सिलेक्शन का स्ट्रेटेजी हो सकता है कि तुम्हें कौन सा टॉपिक पहले करना है, कौन सा टॉपिक बाद में करना है। इतनी सी बात होपफुली सबको क्लियर हो गई होगी। अब जरा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पे सबको ध्यान देना, चाहे तुम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड वाले केस में आते हो चाहे तुम पहली बार प्रिपेयर कर रहे हो, इस पे ध्यान तुम सबको देना है। ये कॉमन सजेशन रहेगा सबके लिए। वो क्या है मेरे भाई, दिक्कत ये आ जाती है ना बच्चे के साथ कि अभी इंटरनेट पे यूट्यूब पे इतनी चीजें अवेलेबल है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी चीजें अवेलेबल है कि बच्चा उसी में उलझा रहता है कि यार इससे पढ़े, इस टीचर से पढ़े, वो टीचर अच्छा है, इसका ये टॉपिक अच्छा लग रहा है, बच्चा इन्हीं सब चीजों में उलझा रहता है। तो सबसे पहले मेरे भाई अपने सोर्सेस को फिक्स कर लो। सोर्सेस लिमिटेड रखने हैं और फिक्स रहने हैं इन 3 महीनों के लिए। ये नहीं कि आज यहां पे पढ़ा, कल वहां पे पढ़ा, परसों वहां पे पढ़ा, फिर घूम के यहां पे आ गया, ऐसा नहीं। अपना सोर्स फिक्स रखो, एक टीचर सेलेक्ट करो और उससे चीजों को पढ़ो। नहीं तो क्या होगा कि कॉन्सेप्ट ओवरलैप करेंगे, किसी का पढ़ाने का तरीका कुछ और होता है, किसी के पढ़ाने का तरीका कुछ और होता है, तो वो तुम्हारे लिए कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। इसलिए एक सोर्स फिक्स रखो, सोर्सेस को लिमिटेड करो, बहुत ज्यादा चीजें भर भर के नहीं लेकर के आनी है, ठीक है। अब जरा बात करें तो एक टीचर को फिक्स करो। मैं ये नहीं कहता कि मेरे से ही पढ़ो ना, मैं ये नहीं कहता कि तुम मेरे से ही पढ़ो, नहीं, तुम्हें जो टीचर अच्छा लग रहा है मेरे भाई तुम उस टीचर से पढ़ो, लेकिन अपने टीचर को फिक्स रखो। ये नहीं कि यार आज राज सर से पढ़ लेते हैं, कल किसी और से पढ़ लेंगे, परसों किसी और से पढ़ लेंगे, तो इसमें तुम कंफ्यूज होगे, तुम अपने 3-4 महीने बर्बाद कर दोगे, तुम्हारे एफर्ट्स बर्बाद हो जाएंगे। मेहनत करोगे लेकिन उस मेहनत का फल नहीं मिल पाएगा। तो तुम्हारे लिए चाहिए कि अपना एक टीचर फिक्स कर लो, उसके साथ ही तैयारी करनी है, ठीक है मेरे भाई। साथ में एक मेंटोर फिक्स रखो। अब बोलोगे कि सर ये टीचर और मेंटोर में डिफरेंस क्या है? टीचर और मेंटोर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है मेरे भाई। जरूरी नहीं है कि जो हर टीचर हो तुम्हारा वो मेंटोर बन सकता है, नॉट नेसेसरी। और हर जो मेंटोर है वो तुम्हारा टीचर बन जाएगा, ये भी नॉट नेसेसरी। मेंटोर तुम्हारे लिए वो इंसान हो सकता है जिसने इस जर्नी को देखा है, जिसने इस चीज को जिया है, तुम्हारे प्रिपरेशन फेज को। वो तुम्हारा बड़ा भाई भी हो सकता है, बड़ी बहन भी हो सकती है, तुम्हारा दोस्त भी हो सकता है, तुम्हारे टीचर भी हो सकते हैं जिन्होंने इन चीजों को फेस किया है, जिन्होंने ये इन चीजों के लिए तैयारी की थी, जिनको पता है क्या अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो तुम्हें गाइड कर सके कि अच्छा अभी ये करो, अभी ये करो, डिमोटिवेट फील कर रहे हो तो ये करो, ये टॉपिक पे बाद में ध्यान दे देना, जरा इस पे ध्यान दे लो, समझे। वो मेंटोर का काम होता है, मेंटोर तुम्हें गाइड करेगा। और मेंटोर भी एक ही रखना है, ये नहीं कि आज इस भैया से बात कर लिए, कल उस भैया से बात कर लिए, परसों उस भैया से बात कर लिए। होता क्या है इस चक्कर में कि तुम भले ही 3 सक्सेसफुल लोगों से बात कर रहे हो, बट तीनों की स्ट्रेटेजी डिफरेंट हो सकती है मेरे भाई, तीनों की स्ट्रेटेजी डिफरेंट हो सकती है। अब तुमने पर्सन ए से बात करी, उसने कुछ और बताया, फिर पर्सन बी से बात करी, उसने कुछ और बताया, पर्सन सी से तुमने बात करी, उसने कुछ और बताया, तो तुम्हारे दिमाग में खिचड़ी बन जाएगी, यार इसमें से सही कौन बोल रहा है। अब एक पर्सन जो है तुम केवल उससे सीख रहे हो चीजों को,
उसमें जो बेस्ट चीज है तुम लेकर के आ रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि अपने अकॉर्डिंग कुछ उसमें चेंजेस कर सकते हो, तुम वो भी कर रहे हो, तो तुम्हारा अपना भी एक अलग स्ट्रेटजी तैयार होगा, नया स्ट्रेटजी तैयार होगा, और तुम बहुत आसानी से अच्छा करोगे। ठीक है, ये बात होगी फिक्स मेंटर की। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, कांस्टेंट एफर्ट्स। कांस्टेंट एफर्ट्स मतलब ऐसा नहीं है कि सर आज ना मैं किसी चैप्टर के 200 सवाल कर लूंगा और फिर 5 दिन तक कुछ पढ़ूंगा ही नहीं, 5 दिन तक मस्त घूमूंगा। आज पूरी रात पढ़ेगा तेरा भाई और अगले 5 दिन तक भाई मस्त सोएगा और रील देखेगा ना, ये नहीं करना है। तुम डेली भले 30 सवाल लगाओ, डेली भरे 40 सवाल लगाओ, लेकिन डेली के लगाओ। ऐसा नहीं है कि एक दिन लगाया अगले दिन कुछ नहीं किया। कांस्टेंट एंड रेगुलर एफर्ट्स ये 3 महीने तुम्हें करने हैं। ये 3-3.5 महीने जो है तुम्हें कांस्टेंट एफर्ट्स ही रखने हैं। ठीक है, ये नहीं कि आज पढ़ा फिर अगले बार एक हफ्ते बाद पढ़ेंगे। इन चीजों को जरा संभाल के रखना, और ये करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन सबसे जरूरी यही है, कांस्टेंट एफर्ट पुट करना। समझो जरा चीजों को। और मेरे भाई इतने सब के बाद जो तुमने ये लिमिटेड सोर्स रखा है ना अपना, ये लिमिटेड सोर्स जो रखा है उस पर एक चीज का ध्यान रखना कि ये जो तुम्हारा सोर्स है ना, ये अपडेटेड कंटेंट वाला हो, अपडेटेड कंटेंट वाला हो। ये नहीं है कि तुमने अपना सोर्स फिक्स कर लिया है और वो कंटेंट बहुत ज्यादा पुराना आ रहा है। विद टाइम तो एनडीए में चेंजेस हुए हैं ना, विद टाइम तो एनडीए में चेंजेस हुए हैं। अब तुम आज से 15 साल पहले का एनडीए का पेपर देखो और अभी का पेपर देखो तो फर्क दिखेगा। तुम आज से 3 साल पहले का पेपर देखो और अभी का पेपर देखो तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा। 5 साल 7 साल जो होते हैं वो रिसेंट पेपर में ही काउंट होते हैं। इस बात को लेकर भी चिंता मत करना जो आजकल चल रहा है कि बहुत ज्यादा पैटर्न चेंज हो गया। भाई 15 साल पहले से कंपेयर करोगे तो बहुत ज्यादा चेंज दिखेगा, लेकिन 3 साल पहले से कंपेयर करोगे तो बहुत ज्यादा चेंज नहीं दिखेगा। तो 3-4 साल वाले भी पेपर भी जो होते हैं वो रिसेंट पेपर में ही काउंट होते हैं। तो उस हिसाब से ध्यान देना कि जो तुम्हारा कंटेंट तुम्हें डिलीवर किया जा रहा है वो कंटेंट अपडेटेड हो, चाहे वो कहीं से भी तुम्हारा जो भी सोर्स हो, कंटेंट अपडेटेड होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना। आगे जरा कुछ और चीजों पर अगर हम बात करें, आगे जरा अगर कुछ और चीजों पे बात करें मेरे भाई, तो इन 3-4 महीनों में तुम्हारे मन में और सवाल आएंगे कि सर नंबर ऑफ क्वेश्चन किसी चैप्टर से कितना प्रैक्टिस करें, ये बात सबके ध्यान में आएगी। भाई मेरा सजेशन ये रहेगा ना, क्वेश्चन काउंट मत करो बहुत ज्यादा। तुम्हें मैथ्स के साथ जीएटी भी कवर करना होता है। तुम अगर एक एक चैप्टर के 300-300 सवाल लगाते जाओगे तो जीएटी कब कवर करोगे, इस बात का ध्यान रखना। तो लिमिटेड क्वेश्चन करो, मतलब 100 to 150 क्वेश्चन भी अगर कर रहे हो तुम एक चैप्टर से, लेकिन ये क्वेश्चंस मल्टीपल वेरिएशंस के होने चाहिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएशंस के सवाल होने चाहिए। ये नहीं कि एक ही तरह के 5 सवाल करके 100 सवाल पूरे कर ले, नहीं, थोड़ा वेरिएशन रहे सवालों में। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखना। ये इस बात पे मत जाना कि सर कोई गुरुजी बोल रहे थे कि एक चैप्टर से मैं 400 सवाल दूंगा, सारे सवाल यहीं से आएंगे। भाई 400 सवाल तुम एक चैप्टर से अगर कर लोगे तो कंफर्म है कि वहीं से आ जाएंगे, लेकिन जीएटी उससे क्या करोगे। इसलिए कंटेंट अपना लिमिटेड रखो, सवाल 100 से 150 लगाओ एक चैप्टर से, बहुत सवाल है, इतने बहुत सवाल है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रगड़ के रखो, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है पीवाईक्यू 5 ईयर तो मिनिमम है, 5 इयर्स का पीवाईक्यू जो है वो मिनिमम है। तुम्हें 5 साल का पीवाईक्यू रगड़ना है अच्छे से। मैक्स की अगर बात करूं तो 10 ईयर का पीवाईक्यू तुम्हारे लिए मैक्सिमम हो सकता है। 10 साल से पुराना तुम्हें पीवाईक्यू देखने की जरूरत नहीं है उतनी ज्यादा, क्योंकि विद टाइम पैटर्न बदल चुका है। 5 साल के पीवाईक्यू तुम्हारे जहन में छपे होने चाहिए। एक एक सवाल 5 साल के पीवाईक्यू के खींच लो, एक एक सवाल 5 साल के पीवाईक्यू के खींच लो। ठीक है, 10 साल के पीवाईक्यू अगर तुम्हारी करने की कैपेसिटी है तो कर लेना, नहीं भी करोगे तो 5 साल तो कर ही लेना भाई। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। लास्ट में स्पेशली जो मेरे ऑलरेडी प्रिपेयर्ड भाई बहन है, जिन्होंने पहले तैयारी करी है, तुम्हारा ज्यादा फोकस होना चाहिए इस चीज पे, तुम्हारा ज्यादा फोकस होना चाहिए मेरे भाई इस चीज पे, मॉक टेस्ट पे। मॉक टेस्ट पे तुम्हारा ज्यादा फोकस होना चाहिए। मतलब जो पहली बार प्रिपेयर कर रहे हैं वो थोड़ा लेट मॉक टेस्ट देना भी स्टार्ट करें तो भी चलेगा, बट जो तुम पहले से प्रिपेयर हो ना, तुम्हें मॉक टेस्ट बहुत जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा। अपना टाइम देख करके जितनी जल्दी हो सके मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर देना, क्योंकि सारा चैप्टर ही तुम्हारा पढ़ा हुआ है। एक बार को रिवाइज नहीं भी किया हो तो चीजें दिमाग में है, ट्राई कर सकते हो सवालों को। तो मॉक टेस्ट जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड वाले हैं वो थोड़ी जल्दी स्टार्ट कर लेंगे। जो पहली बार प्रिपेयर कर रहे हैं, तुम अपने सिलेबस का जब 70% से ऊपर कवर कर लियो, 70-75% तक अगर कवर कर लिए हो, तुम उसके बाद से चाहो तो मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हो। समझ गए? 75% नहीं, 80% का लेकर के चलते हैं। 80% का अपना एक रेशियो लेकर के चलते हैं
कि अगर आप 80% सिलेबस कवर कर चुके हो ना, तो तुम क्या कर सकते हो, मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना आराम से। तुम्हारा मन पहले का भी है तो पहले भी दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है। मेरे ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जो एक्चुअली में अच्छे स्टूडेंट्स थे, क्लासेस में अच्छा परफॉर्म करते थे वो, लेकिन हुआ क्या कि उनका एनडीए क्लियर नहीं हुआ। क्यों? मैंने उनसे बात करी कि मॉक टेस्ट कितना दिया था तुमने, तो किसी ने बोला कि सर 2 मॉक दिए थे, 3 मॉक दिए थे। दिक्कत यही होती है बच्चे से, मैं बार बार रटता हूँ कि भाई पूरे साइकिल में कम से कम 10 मॉक दे दो। पूरे साइकिल में बोल रहा हूँ 10 मॉक देने का यार, बहुत ज्यादा मॉक्स देने की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल 10 मॉक देने की बात करो पूरे साइकिल में। 10 मॉक तुम दे दोगे तो तुमसे फायदा, उसका प्रॉफिट क्या होता है ना, तुम्हें ये चीज समझ में आ जाती है मेरे भाई कि सवाल सेलेक्ट कैसे करने होते हैं पेपर में, किस तरह के सवाल को देखते ही छोड़ देना होता है, किस तरह के सवाल को देखने के बाद करना होता है। समझ गए ये बात? इसलिए मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मॉक टेस्ट को तुम हल्के में नहीं ले सकते, ये आखिरी चीज है जो करोगे पेपर तुम्हारा 100% क्लियर होगा, 100% क्लियर होगा। और मॉक को क्वेश्चन पेपर मान के ही सवाल देना कि एनडीए के पेपर में ही बैठे हैं, सीरियसली देना टाइम लगा करके, तब जा करके मॉक टेस्ट का फायदा होता। मॉक को एनालाइज करना लास्ट में अच्छे से, तुम्हें अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता चलेंगे, तब जाकर के तुम्हें पता चलेगा कि हाँ ये मेरा सवाल है, इस तरह के सवाल मुझे पेपर में डील करना है, ये मेरा सवाल नहीं है, ये मुझे टच ही नहीं करना है। तब अल्टीमेटली जो होगा मेरे भाई, पीडीएफ में नाम और रोल नंबर आएगा तुम्हारा। ये सारे काम जब तुम करोगे, मेरी गारंटी है कि तुम करके देखो, अगले 3-3.5 महीने जब एनडीए का पेपर देकर क्या होगा, उसके 15-20 दिन बाद जब रिजल्ट आएगा, जब पीडीएफ में अपना नाम देखोगे ना मेरे भाई, उस समय जो आंखों से आंसू छलकते हैं ना खुशी के, वो मैं बयान नहीं कर सकता, वो तुम खुद फील करोगे। जब पहली बार कोई बंदा पेपर क्लियर करता है तो उसके परिवार में जो खुशियां आती है ना उसी टाइम पे, उनको लगता है कि मेरा बेटा या बेटी अभी ही अफसर बन गया है। वो खुशी तुम्हें देनी है अपने परिवार को। तो मेरे भाई ये 3-3.5 महीने ना एकदम कांस्टेंट एफर्ट्स के साथ जी जान लगा दो कि ध्यान रखना इस बात का, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। दिस इज द राइट टाइम जो तुम्हें करना है, दिस इज द राइट टाइम टू डू एफर्ट्स। ठीक है मेरे भाई, ये सारे काम तुम्हें करने ही पड़ेंगे। लास्ट में इतना ही बोलूंगा कि मेरे भाई रेगुलर पढ़ो, कम पढ़ो ज्यादा पढ़ो, बस रेगुलर पढ़ो। और जहां तुम्हें जरूरत पड़ेगी, तुम्हारा भाई यहां खड़ा है, जिस चीज पे, जिस टॉपिक पे तुम्हें वीडियो चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इस वीडियो से क्या बहुत सारी चीजें तुम्हारी क्लियर हुई हैं, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए जहां हो हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई रेगुलर करते रहो, स्ट्रेस फ्री रहो, अपना ख्याल रखो। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, हैव फेथ इन योरसेल्फ, you are going to make it this time. NDA is waiting for you. The prestigious cold coffee of NDA is waiting for you. तब तक के लिए अपना ध्यान रखो एंड जय हिंद।